कोलकाता से मुंबई गया था मैं एक टॉक शो करने के लिए। वो तब एक चैनल हुआ करता था एटीएन बांग्ला। हाँ हाँ टॉक शो शुरू किया था जिसमें फर्स्ट सीजन में मैंने बंगाल के सारे सेलिब्रिटीज जो है उनके साथ 13 एपिसोड किया था। उस टाइम पे एक बंगाली चैनल के लिए मैंने प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, श्रेया घोषाल, हिमेश रेशमिया, तारा दत्ता, वाओ सोनू निगम, ये सबको मैंने 13 एपिसोड में मैंने लाया था उस जमाने में, और वो काफी प्रचलित हुआ। वो कौन सी कहानी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है जो आप डाल नहीं पाए पर आप डालना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया? अरे बाप रे, तो मैं बोलने भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो अनसेंसर्ड है। उस जमाने में वो था कि एक इंटरव्यू किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको ट्रांसक्राइब किया, फिर उसको लिखा, फिर जाके एडिटर को दिया, उन्होंने री एडिट किया, फिर जाके एक डेट फिक्स होता था, तब जाके पब्लिश होता था। तो देयर वाज अ प्रोसेस। मुझे लगा था कोई एकदम मतलब वो झोला लेके, चश्मा लेके, दड़ियल वाला कोई बुढ़ा इंसान आने वाला इंटरव्यू करने के लिए। आप यकीन मानिए इंट्रो में मैं भी यही बोलने वाला था। रेडियो नशा। ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस इज बैक। रेडियो नशा के इस पेज पे, इस जगह पे, इस एड्रेस पे ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस जो हम हर हफ्ते लेके आते हैं, वहां आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। ये फिल्म मेकर भी हैं, ये जर्नलिस्ट भी हैं, ये लेखक भी हैं, और इन्होंने ऑटोबायोग्राफी कहना सही? हाँ जी, हाँ जी, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है बड़े बड़े लोगों की। 3 तो मुझे पता है, और इसके साथ साथ बाकी और क्या क्या है वो हम आगे बढ़ के इनसे बात करेंगे। नाम इनका सुनेंगे आप तो मैच नहीं कर पाएंगे इनसे। नाम है इनका राम कमल मुखोपाध्याय, राइट? राम कमल मुखर्जी। हाँ, अगर ये शो हिंदी में है तो फिर मेरा नाम राम कमल मुखर्जी है, कोमल नहीं है। ये तो मैं मतलब बिल्कुल ही आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉब्लम है। जब मैं बॉम्बे में शिफ्ट किया करीबन 30 साल पहले, तो सब मुझे चिढ़ाते थे, ये कोमल कोमल क्या है, राइट? बिकॉज इफ देयर इज नो ओ इन हिंदी, सो ऑफ कोर्स इट्स राम तो बच गया, क्योंकि राम में कोई ओ का, मुखर्जी भी बच गया, मुखर्जी भी बच गया, बट बाकी जो कोमल वाला जो किस्सा है वो बहुत फनी था। वो मुझे फिर वहां पे क्या किए, वो जितने भी सारे मेरे फ्रेंड्स थे या जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने कुछ तकरीब निकाला और मुझे शॉर्टकट करके आर के कर दिया, बिकॉज ऑफ राज कपूर एंड एवरीथिंग। सो तो आर के बन जा। आर के हमारे देश में बड़ा कूल लगता है, बहुत कूल लगता है। तो फिर वापस ऑफ कोर्स मम्मी पापा के दिया हुआ नाम है, तो मुझे बहुत ही प्यार है मेरे नाम से। तो मेरे नाम का एक अजीब अर्थ भी है। बहुत लोग कहते हैं कि राम कमल मुखर्जी बहुत पुराना नाम है, और इट्स नॉट मॉडर्न, इट इज नॉट वन ऑफ दोस। सुन के लगता है नहीं, बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है कि अभिषेक बच्चन ने मुझे कहा था कि जब फर्स्ट टाइम तुम्हारा नाम मैंने सुना और तुमको चेहरे से मैं नहीं जानता था, तो मुझे लगा था कोई एकदम मतलब वो झोला लेके, चश्मा लेके, दड़ियल वाला कोई बुढ़ा इंसान आने वाला इंटरव्यू करने के लिए। आप यकीन मानिए इंट्रो में मैं भी यही बोलने वाला था। बट मैं वही सोच रहा था, मतलब होता है ना, एक इमेज बन जाती है। हाँ, तो मेरा नाम कूल नहीं है, मैं कूल हूँ। आप कूल नहीं, आप यो है, आप कूलेस्ट है, कूलतम है। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने खुद भी कहा कोमल से गमल वाली जो जर्नी है, हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? जर्नलिस्ट से आप मतलब कोलकाता से आप मुंबई पहुंच गए, आपने इतना कुछ कर डाला, लिखा, फिल्में बना डाली। हाउ डिड दिस लीप स्टार्ट? जी, कलकत्ता से ही मेरी जर्नी शुरू हुई, और पैदाशी मैं इस शहर का हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये मेरी मातृभूमि है और मुंबई मेरी कर्मभूमि है। और इसलिए मातृभूमि के प्रति जो प्यार, निष्ठा, श्रद्धा, वो सारी ही है, और कर्मभूमि के प्रति जो आपका प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, सच्चाई, वहाँ पे भी निष्ठा, सारी चीज़ें जो है वो दोनों ही राज्य के लिए मेरे लिए समान है। मैं ये नहीं कह सकता कि अलग है। मैं सीधी भाषा में ये आपको कह सकता हूँ कि अगर कलकत्ता मेरी माँ है तो मुंबई मेरे पिता तुल्य है। तो माँ बाप में तो कभी यू कैन नॉट से दैट मदर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फादर। आई थिंक बोथ आर इम्पोर्टेंट। तो कहीं जाके ये जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में मैंने अपनी पढ़ाई की। मास्टर्स ख़त्म करने के बाद मुझे एशियन एज पत्रिका में काम करने का मौका मिला था। हो ची मिन्ह कॉलोनी बोल के एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ वो पेपर हुआ करता था, न्यूज़पेपर, और वो एक नेशनल न्यूज़पेपर था, और वहाँ पे मेरी आर्टिकल्स जो है वो ऑल ओवर इंडिया
छपती थी, और मैं यहाँ बैठ के ही फ़ोन पे ही मुंबई के कुछ स्टोरीज ब्रेक करने की कोशिश करता था। उस ज़माने में जर्नलिज्म अलग किस्म का हुआ करता था। उस ज़माने में हमारे पास इतना सोशल मीडिया का जो रुतबा या जो भी है, जैसे भी आप कहो उसको, वो नहीं था। तो हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। हम एक्चुअली प्री मोबाइल ज़माने के हैं। तो लैंडलाइन पे फ़ोन करना, आर्टिस्ट के साथ बातें करना, उनसे न्यूज़ निकालना, उसको लिखना, तो ये सारी चीज़ें जब पेपर में आता था, पब्लिश होता था, तो न सिर्फ कलकत्ता में बल्कि ये दिल्ली, बॉम्बे, लंदन, चेन्नई सारी जगह पे ये पब्लिश होता था, नेशनल पब्लिकेशन होने से। मेरे घर पे एक आता था फाइ- एशियन एज, शाम जी को आता था, जी लेकिन जी जी सुबह जी। नहीं आता था, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ, सो हमारे यहाँ एशियन एज, लखनऊ में भी था, लखनऊ हाँ, एडिशन। एशियन एज शाम को आता था, सवेरे हमारे पास दूसरा पेपर आता था। ओह ग्रेट ग्रेट। सो वहाँ पे आने से क्या हुआ कि मुंबई में भी जितने सारे पब्लिशर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनके नज़र में मैं आने लगा मेरे ख्याल से। और उसी दौरान जब मुंबई में मैं एक मतलब कलकत्ता से मुंबई गया था मैं एक टॉक शो करने के लिए। वो तब एक चैनल हुआ करता था एटीएन बांग्ला। हाँ 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 जी। हाँ। तो उस चैनल के लिए मैंने एक टॉक शो शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट सीजन में मैंने बंगाल के सारे सेलिब्रिटीज जो है उनके साथ 13 एपिसोड किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि बॉम्बे के सेलिब्रिटीज के साथ मैं अपना एक शो करूं। और मैं तब की बात कर रहा हूं जब ऋतुपर्णा घोष का भी एवं ऋतुपर्णा के पहले या बहुत पहले वो हम लोगों ने मैं बॉम्बे पहुंचा, और मेरा जो 13 एपिसोड था उस टाइम पे हाँ। एक बंगाली चैनल के लिए मैंने प्रियंका चोपड़ा, मधुर भंडारकर, श्रेया घोषाल, हिमेश रेशमिया, याना गुप्ता, लारा दत्ता, वाओ। सोनू निगम, ये सबको मैंने 13 एपिसोड में मैंने लाया था उस जमाने में। और वो काफ़ी प्रचलित हुआ, उसके बारे में लिखा गया न्यूज़पेपर में कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इतने सारे बॉलीवुड आर्टिस्ट बांग्ला चैनल, एक बांग्ला चैनल में एक टॉक शो में आना। और तो वहीं से उनको शायद मेरा जो बात करने की तरीका है या जो आर्टिस्ट के साथ घुल मिल के उनको श्रद्धा के साथ इंटरव्यू करना या उनको कंफर्ट जोन पे लेके जाके इंटरव्यू करना, वो एक कला होता है। आज आप मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप मेरे कंफर्ट जोन को मद्देनजर रखते हुए सवाल करोगे ताकि आप मुझे डिस्कम्फर्ट ना कर दो। तो ये सारी कोशिश तो यही रहेगी। हाँ जी। तो ये सारी चीजें एक बेसिक ट्रेनिंग में आता है। हाँ बिल्कुल। तो वो करने के बाद जब मैं मुंबई में ये शूटिंग कर रहा था, उस दौरान ही मुझे कॉल आया स्टारडस्ट मैगजीन से, जो भारतवर्ष का हमारे जो 2-3 नामचीन फिल्मी मैगजीन है उसमें सिर्फ स्टारडस्ट, फिल्म फेयर और सिनेब्लिजी है उस जमाने में। तो देन दे ऑफर्ड मी एंड दे सेड दैट देयर माइट बी अ वैकेंसी आफ्टर 2 months एंड इफ यू आर लुकिंग एट रीलोकेटिंग योरसेल्फ देन डू लेट अस नो। तो तब मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जो होता है ना कि आप कलकत्ता में हो, आपको नौकरी भी है, आपका अच्छा शो चल रहा है, आप थोड़े बहुत पॉपुलर भी हो, घर में बैठे बैठे खाना मिल रहा है, क्यों ये सब पंगे लेने का जिंदगी में। पर मैंने सोचा कि अगर अभी मैं ये जो चैलेंज है वो अगर एक्सेप्ट ना करूं तो शायद मैं इतना कंफर्ट जोन पे चला जाऊं कि मैं कभी चैलेंज एक्सेप्ट कर ही ना पाऊं। तो उसी दौरान जब मेरा मतलब जिसको बोल सकते हैं कि मेरा पूरा साम्राज्य बसा हुआ था, जहाँ पे मेरे पास एक अच्छी खासी नौकरी है, जहाँ पे मेरे पास एक टीवी शो है और पैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। आई हैड टू लीव एवरीथिंग बिकॉज आफ्टर 2 महीने बाद वो कॉल आया। राइट। और तब मेरा ये डिसीजन लेना था कि मेरे पास 7 दिन के अंदर में डिसीजन लेना था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है। अगर मैं ना कर दूँ तो किसी और को वो ऑफर चला जाएगा। तो मैं वहाँ से कट टू आई ऑफ कोर्स लैंडेड इन मुंबई एंड फ्रॉम बीइंग इन अ कुशन्ड एनवायरनमेंट इन कोलकाता, जहाँ पे आप माँ बाप के छत्र छाया में हो और आपको फिक्र ही नहीं है कुछ कोई भी चीज़ का, और जो मांग रहे हो वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ हमें पता नहीं चलता है। वहाँ से जाके कट्टू आप लैंड करते हो और वहाँ कोई नहीं है एंड आपको स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो वहाँ मैं कुछ नहीं था। वहाँ मुझे बड़े बड़े ताबड़तोड़ जो जर्नलिस्ट थे उनके साथ मेरा जो कला है या मेरा जो टैलेंट है वो मुझे साबित करना था फिर से, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रतिष्ठित जर्नलिस्ट हैं, बिल्कुल, पत्रकार थे, बिल्कुल, और वो अपना जगह क्यों छोड़ेंगे मेरे लिए। और ऊपर से मैं ऐसा एक इंसान जो अहिंदी भाषी जिसको आप बोल सकते हैं, बिल्कुल।
तो ये सारे मेरे खिलाफ था ये सारी चीज़ें। तो उसको कैसे मैंने अपनाया, और जाने के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे स्कूल में हिंदी जो है वो थर्ड लैंग्वेज हुआ करता था, और सिर्फ बिटवीन 6 टू 9 ही था वो लैंग्वेज, उतना हमें सीखने का मौका नहीं मिला। बंगाल में उतना हिंदी में बात नहीं की जाती है, उस टाइम पे तो और भी कम उस था। टाइम पे और भी ज़्यादा कम हुआ करता था, और जैसे बात की जाती है उससे मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से उसका जो उच्चारण होता है या सही तरीके से जिसको बोलना चाहिए वो ऐसे नहीं बोला जाता है। बिल्कुल शायद वो सारे प्रादेशिक ता में ये मौजूदगी है। अगर आप पंजाब में जाओगे तो एक पंजाबी टोन में हिंदी बोला जाता है, साउथ में साउथ इंडियन, हर जगह एक एक्सेंट, और बंगाल में बहुत बंगाली टोन में हिंदी, वो सारे एक्सेंट तो आ ही जाता है। लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि वहाँ जाने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुझे काम करना है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अच्छी तरह से जानना है, सबसे पहले तो मुझे भाषा जान लेनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे जब मैं इंटरव्यू करता था अमित जी का, या शबाना आज़मी जी का, या जावेद अख्तर जी का, मनोज वाजपेयी जी का, तो उनको जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा हिंदी बोलते हैं ये लोग। अंग्रेजी के अलावा लाइक पैरेलली दे कैन स्पीक beautiful English, राइट। and at the same time that Hindi is impeccable. मैंने हिंदी सुनना शुरू किया, और YouTube तो था ही, तो हिंदी सुन के जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है मधुशाला, वो रोज सुनना, अमित जी कैसे इंटरव्यू देते हैं वो रोज सुनना, वैसे ही जैसे शबाना जी मैंने कहा, जावेद गुलजार साहब ऑफ कोर्स, एंड देन दूरदर्शन में एक सीरियल आया करता था मिर्जा गालिब, हाँ हाँ। तो वो सारे फिर नुक्ते, फिर हिंदी से उर्दू, फिर थोड़े इल्म में इजाफा भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़ुबान को साफ करने के लिए मैंने खुद अपने तरफ से ये जो कोशिश है वो मैंने की। और बाकी बाद में जब मैं बात करता हूँ, या अभी भी जब हिंदी में मैं न सिर्फ ये बल्कि एक कंपटीशन हुआ था इंडिया में, आई थिंक इन 2021 और 22, जहाँ बहुत लोगों को, बहुत कवियों को बोला गया था अपना कविताएं भेजें, और उनमें से अगर कुछ अच्छा लगे तो वो सिलेक्टेड होकर पब्लिश होगा। तो मेरी 2 कविता उस कंपटीशन में सिलेक्ट हुई, और मुक्त आकाश करके एक पुस्तक है जो जयपुर से पब्लिश हुआ था, राजस्थान से, वहाँ मेरी 2 कविताएं पब्लिश हुई। तो एक कलकत्ता से लेके बॉम्बे, ना सिर्फ मैंने अपने आप को शिफ्ट किया, बल्कि उस भाषा को भी मैंने उतना ही प्यार किया जिस भाषा में मुझे काम करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। that आपने is, I think, पूरा very important. स्क्रैच से भाषा को सीखा है, एंड आई मस्ट से जबरदस्त आप हिंदी बोल रहे हैं। आपने जितनों को सुना है, एक तो आपने दिग्गजों को सुना है, जी बिल्कुल बहुत ध्यान से सुना है, और बारीकियां उठाई हैं आप। जी बट हम बहुत देर से जर्नलिज्म की बात कर रहे थे। जी आपने जिस टाइम की बात की, उस टाइम पे जर्नलिज्म होता था। जी आज की डेट में वुड यू से जर्नलिज्म ने बड़े सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं? जर्नलिज्म तो रहा ही नहीं, क्योंकि अभी जो एक जिसको हम कह सकते हैं कि तात्कालिक संवाद, यानी कि इंस्टेंट न्यूज़, राइट। वो तो एक चैलेंज हो गया है कि मैं अभी आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ तो ये तुरंत हमको इंस्टाग्राम में डालना है, और या तो ट्विटर में डालना है, या तो बिल्कुल, सोशल हाँ। मीडिया में डालना है कि मैंने इंटरव्यू किया है। उस ज़माने में वो था कि एक इंटरव्यू किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको ट्रांसक्राइब किया, फिर उसको लिखा, फिर जाके एडिटर को दिया, उन्होंने री एडिट किया, फिर जाके एक डेट फिक्स होता था, तब जाके पब्लिश होता था। तो देयर वाज अ प्रोसेस, राइट। एंड देयर वाज आल्सो आप वेट कर रहे हो कि आपका फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है उस इंटरव्यू का। बिल्कुल यहाँ तक कि वो आर्टिस्ट को भी एक एक्सपेक्टेशन था, और आर्टिस्ट भी वेट करता था उस जमाने में बिल्कुल। कि भाई मेरा इंटरव्यू कब आएगा। तो ये अपेक्षा हमने उपेक्षा कर दी। प्लस टीवी चैनल्स देन टीवी चैनल्स आए, फिर with no spine nowadays. ऑफ कोर्स आई मीन तो वहां जाके कहीं पे जो जर्नलिज्म है उसकी तो एक स्लो डेथ हो ही गई धीरे धीरे, क्योंकि न्यूज़ देने के चक्कर में कि कौन पहले न्यूज़ ब्रेक करेगा, कंपटीशन रेस हो रही है, कोई मर रहा है, ओके हम पहले बताएंगे मर रहा है, बचाएगा कोई नहीं। तो ये है कि अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो लोग भी बेचारे प्रेशर में हैं, उनका भी रोजी रोटी चलनी चाहिए, और स्थिति ऐसी है, ना सिर्फ भारतवर्ष में, सारे विश्व में स्थिति ऐसी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में हम ये देख रहे हैं, बल्कि सारे विश्व में ये स्थिति वहीं से घूम के हमारे पास भी वहीं पे आ रही है। तो
वो आई थिंक वो इस सिचुएशन के शिकार हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है, तो उनको भी हम ये आरोप नहीं कर सकते कि भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्योंकि वैसे ही ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से, तो वो वैसे डिलीवर कर रहे हैं। तो देयर इज नो, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ पिन पॉइंट और से दैट वी वर राइट एंड दे वर रॉन्ग। हम अपने समय में, हमें वो मौका मिला, हमने उस तरीके से जर्नलिज्म किया। राइट, अभी शायद उनको ये मौका ही नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ से करेंगे? ये भी सही बात है। अच्छा, अब आपके लेखक वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। आपने मिठुन दा, संजय दत्त, हेमा मालिनी, हाँ जी, ये 3 तो मुझे पता है, जिनकी ये तीनों ही है जिनकी ऑटोबायोग्राफीज आपने लिखी हैं। जी। सो वो कौन सी कहानी है जो सबसे इंटरेस्टिंग है इन तीनों में, आपके हिसाब से, जो आप डाल नहीं पाए पर आप डालना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया? अरे बाप रे, तो मैं बोलने भी नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो अनसेंसर्ड है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं हैं, मैं बिना जिक्र किए मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि आपकी जीवन में, मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैप्टर्स, घटना या यादें हैं जो हम बहुत अपने तक ही रखना चाहते हैं, उसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो वही मैंने कहा कि वो कंफर्ट देना ज़रूरी है। चाहे वो मिथुन दा का एक एपिसोड था जो मैंने लिखा था, और लिखने के बाद भाभी जी का कॉल आया, योगिता भाभी जी का, बाद में मिथुन दा का भी आया। उन दोनों के जो आवाज़ है वो भरे हुए थे। मुझे एहसास हो रहा था कि वो लोग रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे थे। घटना जो है वो सही है, घटना जो है वो हकीकत है, पर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये अगर आप नहीं लिखेंगे, या इस पार्ट को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हम नहीं चाहते कि हम आपने जो घटना लिखी है उसको हम दोबारा उसको पढ़ें, या उस दौर से फिर से गुजरना नहीं चाहेंगे। तो वो इमोशनल एक जगह होती है। सेम विद संजय दत्त एंड हेमा जी के लिए मेरे ख्याल से वो ऐसी एक शख्स हैं, वो ऐसी एक नाम है, स्वप्न सुंदरी, ड्रीम गर्ल। तो मेरे ख्याल से उनकी जो जर्नी है, उनका जो भी है, वो बहुत बिंदास भी है। आप उनको कोई भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कर लीजिए, वो अपने हिसाब से जवाब भी दे देती हैं। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही एक ऑनेस्ट पुस्तक बन के निकल के आई, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। और मैंने 2 पुस्तकें लिखी उनके ऊपर, एक प्रॉफिटेबल बुक जो दीवान व्हील है, और दूसरा है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। और दोनों में ही उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और उनकी जिंदगी बहुत ही एक क्लीन, डिवाइन, डिविनिटी जैसे वो अपनी निजी जिंदगी भी वैसे ही गुजारती हैं। तो मेरे ख्याल से उनके पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे सेंसर करना पड़ा या हटाना पड़ा। इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रोवर्सीज, एवरीथिंग दैट हैपेंड इन हर लाइफ, शी आंसर टू एवरी क्वेश्चंस। वाओ, सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग है वो, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्ट्रांग है, और वो फेस कर सकती हैं सारे सवाल। आपने तो उनकी बेटी के साथ भी काम किया हुआ जी। क्या वो भी उतनी ही स्ट्रांग है, या वो थोड़ी सी प्रिविलेज्ड हो गई है? नहीं, वो उतनी ही स्ट्रांग है, उतनी बिंदास है। और उनका इंटरव्यू भी मेरे बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में है। उनकी बेटी की, दोनों बेटियों की इंटरव्यू है, धर्म जी की इंटरव्यू है, उनके परिवार के सदस्यों को इंटरव्यू है। तो हाँ, वो लोग, मतलब डीएनए तो है ही धर्म जी और हेमा जी का, तो ये डीएनए ही है। अच्छा, आपने फिल्म्स में जेंडर, आइडेंटिटी, सोशल पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली दिखाया हुआ है ज़्यादातर जगहों पे। सो जब आप ये कहानियाँ ट्रीट करते हैं इस तरह से, या बना रहे होते हैं, क्या आपके प्रोड्यूसर्स कभी कहते हैं ये बड़ा रिस्की है यार, ये मत करो, इसको चेंज कर दो? ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप जो ट्रेंड है, जो उस समय की जो दौड़ है, उस दौर से अगर कुछ आप अलग करना चाहोगे, तो हमेशा आपको ये कहा जाएगा कि आप क्यों अलग कर रहे हो, ये शायद नहीं चलेगा, या इसको आप थोड़ा और कमर्शियल कर दीजिए, इसको आप थोड़ा ऐसा कर दीजिए कि ऑडियंस जो पसंद करती है उस तरह का बनाइए। वो फाइट या वो लड़ाई हमेशा एक क्रिएटिव इंसान का ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और जो मरते दम तक हमें करना पड़ेगा। हमको कन्विंस करना है दूसरों को कि भाई हम ये कहानी कहना चाहते हैं। तो हमेशा से, जबकि वो केक वॉक हो, या सीजन्स ग्रीटिंग हो, या एक दुआ हो, या मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म जो बहुत चर्चित फिल्म रही, विनोदिनी, वो हो, या अभी जो मैं फिल्म बंगाल में रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लौकीकांतपुर लोकल हो,
सारे फिल्म हट के हैं, जो आपने कहा कि आई हैव नॉट फॉलोड द रट, Right. आई हैव नॉट फॉलोड द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ मेकिंग हार्डकोर कमर्शियल फिल्म. इट तो माइट जब हैव वो रिस्क नहीं लेंगे ट्रेंड टूटेगा कैसे? जी, बट इसके साथ साथ ये भी है कि वो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है. अगर मैं जो ट्रेंड में है वही अगर मैं बनाऊं और वो शायद कमर्शियली हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे आप शायद हिट ना हो, शायद ये वर्कआउट ना करे, शायद मुझे दूसरा प्रोड्यूसर ही ना मिले और फिल्म करने का मौका ही ना मिले. ये भी तो रिस्क है. ये तो कोई नौकरी नहीं है कि मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा और वो उतना अच्छा नहीं रहा, दूसरे दिन मैंने दूसरा आर्टिकल लिखा, वो बहुत अच्छा रहा, बट आई हैव अ जॉब वेयर सैलरी आ रही. हाँ, सैलरी तो आ गई, मतलब महीने के अंत में मेरे अकाउंट में तो टिंग हो गया साउंड. बट ये टिंग तो नहीं होने वाला अगर मैंने फिल्म ऐसा फिल्म बनाया जिसका रिकवरी नहीं हुआ, या ऐसा फिल्म बनाई जिसको सराहाया नहीं गया. तो ये सारा जो एक मैथमेटिक्स होता है, ये जो इक्वेशन होता है फिल्म मेकिंग का एक निर्देशक के रूप में, ये भी बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि मुझे पता नहीं कि मैं दूसरा काम मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो दैट इनसिक्योरिटी और दैट रिस्क मैं अभी ये समझा नहीं सकते हम आप किसी को, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है कि यू आर एज गुड एज योर लास्ट फिल्म. राइट. काम भी करना है, सबको लेके भी चलना है. इट्स रियली रियली टफ. आपके शॉर्ट्स एंड इंडी फिल्म्स जो है फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत ज़्यादा प्रेज्ड हैं. ज़्यादातर जगहों पे रिव्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं हमेशा. लेकिन ओटीटी या मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे उस तरह का एक पुश नहीं देखने को मिलता है. डज दिस फ्रस्ट्रेट यू और इरिटेट यू? Yeah, it doesn't irritate me, it frustrates me for sure. क्योंकि पर मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं शायद उन चुनिंदे निर्देशकों में हूँ जिन्होंने एक शॉर्ट फिल्म द्वारा मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, एक दो. बिल्कुल. So it was like, it was magical for me to kind of, get a national award for a short film. And so yeah, I mean, मुझे वो मिला है. और एक रिक्शा वाला करके मैंने एक फिल्म किया था जो 50 अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में पार्टिसिपेट की है और 21 अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल में जीत के आई. और जैसे हम बात कर रहे हैं, कल रात ही विनोदिनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन में बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला. वाओ, तो कांग्रेचुलेशंस. दैट्स न्यूज़, आई मीन दैट्स नॉट. तो बॉस्टन में मुझे कल रात को अवार्ड मिला. 19वां अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर फॉर विनोदिनी मुझे मिला. उसके पहले फ्लोरिडा में मिला. तो फिल्म दर्शक पसंद करते हैं, वो एक अलग खुशी जीत है. प्रोड्यूसर पैसा कमा के जाता है, वो अलग खुशी जीत है. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब आपकी फिल्म जाती है, वो इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड. हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताता हूँ, तो आपको कैसे आपको भी फील होगा कि जब मैं विदेश जाता हूँ और मेरी मूवी वहाँ पे सिलेक्टेड होती है, हम यहाँ बैठ के ऐसे बातें करते हैं कि आप हिंदी फिल्म मेकर हैं, वो बंगाली फिल्म मेकर है, वो तमिल मलयालम वगैरह वगैरह फिल्म मेकर हैं. हम जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि लिखा होता है कि फिल्म का नाम चाहे वो कुछ भी हो. फॉर एग्जाम्पल विनोदिनी एकटी नोटी रूपाखान, इट्स अ बंगाली फिल्म. विनोदिनी एकटी नोटी रूपाखान, डायरेक्टर रामकुमार मुखर्जी, कंट्री इंडिया और एक तिरंगा. तो वो फीलिंग जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. तो वो फीलिंग जब होता है और वहाँ जब आप जीतते हो, और वहाँ जब कोई विदेशी जूरी मेंबर्स या फेस्टिवल डायरेक्टर्स जब वहाँ आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अ फिल्म फ्रॉम इंडिया हैज वोन, दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज आप अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे. आई एम श्योर. तो वो अलग ही एक अलग ही मजा है, अलग ही खुशी है, अलग ही एक उस प्राइड है करने का वो आप डिफाइन नहीं है. शायद प्राइड भी छोटा ही हो जाता है. प्राइड भी छोटा, क्योंकि आप खुद एक भारतीय नागरिक के रूप में आप वहां जाके अपने देश की प्रति छवि आप दिखा रहे हो. बिल्कुल. और वो छवि देख के वो आपके न सिर्फ देश बल्कि देश की जो साहित्य है, जो संगीत है, जो इतिहास है, उनके साथ ये लोग का एक मेल मिलाप हो रहा है. एंड आई थिंक समवेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर टेकिंग द स्टोरी ऑफ योर कंट्री टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. सो वो बहुत का नाम रोशन करना किसे कहते हैं, वो तो मतलब वो ये बहुत ही क्षुद्र इंसान हूँ, छोटा इंसान हूँ. नाम भारतवर्ष का नाम तो मैं कैसे रोशन कर सकता हूँ. भारतवर्ष तो सबसे भारतवर्ष खुद एक रोशनदान है. बिल्कुल है, और उसी में से निकली हुई एक किरण आप भी हैं. अच्छा, जर्नलिज्म से जब आप फिल्म मेकिंग में शिफ्ट कर रहे थे, सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको क्या करना पड़ा, एंड
सबसे बड़ी फ्रीडम आपको क्या मिली? देखिए, जर्नलिज्म में भी एक वही जब मैं किसी अच्छे इंसान या किसी किरदार का इंटरव्यू करता था, इंटरव्यू करने के बाद जब मैं लिखता था उसको, या तो Q&A फॉर्मेट में आता था, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आता था, और कभी-कभी उसको रन ऑन कहा जाता है जिसको जर्नलिज्म में, उस फॉर्मेट में आता था। तब जब मैं अब लिख रहा हूँ किसी के बारे में, किसी की घटना, किसी का जीवन, तो मैं कहीं कहानी तो बता ही रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अगर मैं कहानी लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ, दर्शकों तक उनका जो संदेश है वो पहुँचा सकता हूँ न्यूज़पेपर के ज़रिए या मेरे राइटिंग के ज़रिए, तो फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ सोचा कि मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखूँ। तो मेरा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ वाज़ लॉन्ग आइलैंड आइस टी, जो 8 छोटी कहानियों की एक संकलन है। अच्छा। वो जब लोगों को पसंद आया और उन्होंने कहा कि हाँ, आप कहानी अच्छा लिखते हो, तब जाके मैंने सोचा कि मैं एक छोटी फ़िल्म बना के देखूँ। तो ये कहानी, मतलब आपका सवाल जो है कि कहानी बोलने की जो एक अंदर में एक दबी हुई सी ख्वाहिश, वही मेरा शायद मोटिवेशन रहा होगा कि फ्रॉम जर्नलिज्म टू फिल्म मेकिंग, कि कहीं जाके मैं कहानी बोलूँ। और हम सब कहानीकार हैं, हम दादा दादी की कहानियाँ सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं, और हम हमेशा कहानी ही सुनना चाहते हैं, चाहे वो बड़े पर्दे पर हो, चाहे वो स्टेज पे हो, चाहे वो टीवी में हो, या चाहे वो गली के अड्डे में कुल्हड़ की चाय में बैठ के कोई कहानी सुना रहा है तो वो भी हम सुन लेते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे हम कहानी सुन लेते हैं। तो हम वो देश से हैं जहाँ रामायण हमने सुन के सीखा है, लव और कुश गा के सुनाते थे, तब जाके रामायण बनी। रामायण लिखित उपन्यासों में नहीं है, हाँ, लिखा तो बहुत बाद में गया। बाद में लिखा हाँ, गया। हाँ। तो वी आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर वी आर यूज्ड टू हियर स्टोरीज, फेबल्स। तो हम आज भी देखते हैं, जो चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी आप VFX डाल दो, कितना भी आप करोड़ों खर्चा कर दो, चाहे वो एक 10 करोड़ की मूवी हो या फिर 300 करोड़ का बाहुबली हो, आप देखना कि हमेशा जब उसकी समीक्षा होती है या बातें होती हैं तो बोलते हैं कि सब अच्छा था, अरे कहानी अच्छी थी, या फिर अरे सब कुछ अच्छा था लेकिन कहानी बहुत बुरी थी। तो ये कहानी वाली बात जो है वो तो भारतवर्ष में रह ही जाएगी और तो नहीं निकल सकती। कहानियों का देश है, बात तो सही है। और हम एक्चुअली गॉसिप भी एक तरह की कहानी ही होती है, बिल्कुल। जिसको हम हमेशा पढ़ना और सुनना चाहते हैं। ओके, विद दिस आई कम टू माय लास्ट क्वेश्चन। बहुत देर तक आपको मैंने बिठा के रखा है। राम कमल मुखर्जी अपनी लेगेसी कैसे देखते हैं? एक फियरलेस स्टोरी टेलर के रूप में, या फिर एक कल्चरल प्रोवोकेटर के रूप में? Fearless storyteller. Cultural provocator is a by default product of a fearless storyteller. यही होता है, बहुत ज्यादा शिक्षित मनुष्य हो तो क्वेश्चन आप कुछ भी करना चाहो, वो उसका आंसर बिल्कुल सही तरीके से बता देते हैं कि तुमने रिसर्च ठीक नहीं किया या तुमने सही नहीं लिखा है। बट बात आपने बिल्कुल सही की। पर जिस तरह से आपकी रिस्क टेकिंग है, जी। वे यू आर टेलिंग योर स्टोरीज, वी जस्ट होप एंड वी विश आप इसी तरह हमें ढेरों और कहानियां दिखाएं, सुनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मतलब तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपके शो का। मैं आपके शो का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, और मुझे बताया गया कि आपने मुझे इनवाइट किया तो मैंने ना मतलब बोल ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो में आने में, और इतना पॉपुलर है और लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं। अभी आज तो रेडियो दिखा जाता है, तो रेडियो you can watch him also. So I think it is something which I'm also very happy, and हम सब अपने-अपने जगह पे थोड़ा-थोड़ा करके भी कोशिश कर रहे हैं, और वही कोशिश जाके कहीं कामयाबी भी लाती है। तो मेरे ख्याल से हम सबको कोशिश करनी चाहिए, और हमारे सबकी कोशिश मिलके ही परिवर्तन आएगा। Thank you so much. This was Ram Kamal Mukherjee, journalist, author, filmmaker, and the biggest risk taker in telling stories. तो इनकी कहानियों को सक्सेसफुल बनाते रहिए, और रेडियो नशा का हमारा ये ईस्ट इंडिया एक्सप्रेस देखते रहिए। Radio Nasha.